नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। क्या छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके इस्लामिक आतंकवाद की प्रयोगशाला बनते जा रहे हैं? दरअसल आज ये प्रश्न हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि धर्मनगरी कवर्धा क्षेत्र के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को बताया कि सादराम हत्याकांड मामले में पकड़े गए 6 दरिंदों के विरुद्ध यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन की धारा लगाई गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि गैर नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ के 6 इस्लामिक आतंकवादियों के विरुद्ध ये धारा लगाई गई है। आतंकवादियों के विरुद्ध लगाई जाने वाली इस धारा के बारे में आगे हम कुछ और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि किस तरह से आरोपी इदरीस और अय्याज खान के लैपटॉप से, उनके ट्रैवल हिस्ट्री से जानकारी जो मिली है वो जानकारी बेहद हैरान करने वाली है। वो कश्मीर गए थे, आतंकवादियों से मिले थे, किन अनजान लोगों से मिले थे, क्या कुछ कर रहे थे, इस बारे में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का क्या कुछ कहना है। सादराम हत्याकांड में पहले दिन से जो है पहले 5 आरोपी पकड़े गए, फिर 1 आरोपी पकड़ा गया। उनके इंटेंशन और मोटिव के ऊपर जो है पुलिस सघन जांच कर रही थी। यहाँ से एक टीम जो है डीएसपी के नेतृत्व में कश्मीर भी भेजा गया। इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स को छाने गए, मोबाइल्स जो जब्त किए गए उसकी स्क्रीनिंग की गई, जो इनके आपस की बातचीत थी उसको देखा गया। जो इनके एंटीसीडेंट्स थे, मालूम चला कि इन 5 में से 6 में से 2 लोग पहले से झंडा कांड में भी अभियुक्त थे। इनके द्वारा घटना से पहले कश्मीर गए थे, काफ़ी लोगों से मिले थे, जिनके संदिग्ध जो है कार्रवाई रही है। काफियों के टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध की बात सामने आ रही थी। इसको देखते हुए ये बात प्रथम दृष्टया लोगों के बयान से ये बात स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर जो बन रहा था उसके रोष में इनके द्वारा पूरे कम्युनिटी को में डर पैदा करने के लिए रेडिकलाइज होने के कारण जो अय्याज खान जो मास्टरमाइंड है, उसके साथ इंद्रीश खान, ये 2 मेन रेडिकलाइजर्स थे। ये काफ़ी लोगों के साथ, संदिग्ध लोगों के साथ संपर्क में थे और कहीं ना कहीं इन्होंने सादराम की हत्या की। उस दिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी जाता तो उसकी हत्या कर देते, लेकिन क्योंकि ये कमजोर था, फ्रेल था, साइकिल पर था और पता था कि उसी टाइम पर जाता है, ये लोग पहले इंतजार कर रहे थे। पहले जो खेत में आकर रुकता था वहां पे इन्होंने रेकी की थी और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जिस तरह से घटना की गई आप समझ सकते हैं, हथियार से गले को रेत के जो कमर की हड्डी थी वहां तक को काट दी गई और पीछे स्किन तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो भी ISIS के स्तर का है और जो इनके संपर्क लोगों के साथ थे वो भी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। तो इन सब जांच बिंदुओं को सघन जांच करने के बाद जो धारा 15 जो है अपने यूएपीए की टेररिस्ट एक्ट, जिसमें कि किसी एक समुदाय को में डर का वातावरण पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए कोई कार्य किया जाए जिसका इंटेंशन हो, तो वो धारा 15 का जो पनिशमेंट है धारा 16 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है लगाया गया है। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए 1967 में एक कड़ा कानून बनाया गया था। उसके बाद लगातार उसमें संशोधन होते गए। सन 2004, 2008, 2012 के बाद 2019 में चौथा संशोधन हुआ। इस कानून के तहत यदि आतंकी गतिविधियों में किसी की हत्या हो जाती है तो फांसी तक की सजा का प्रावधान है, जैसा कि सादराम हत्याकांड के मामले में होने जा रहा है। मजबूत साक्ष्य हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके इस्लामिक आतंकियों से अछूते नहीं हैं। मैंने लगातार कवर्धा के उन इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की कि आखिर कवर्धा के आसपास कैसे बाहरी मुसलमान आकर बसने लगे। कुछ हैरान करने वाली जानकारी हमारे सामने आई। हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपोस्ट में हमने कवर्धा के बाहरी मुसलमान के 3 एपिसोड दिखाए हैं। हमारे इन 3 एपिसोड में साफ तौर पे हमने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से कवर्धा और उसके आसपास के इलाके असुरक्षित हैं। कुछ बाहरी असामाजिक तत्व यहाँ आकर बसने लगे हैं। बेहद संदिग्ध हालातों में उनके रहन सहन की तमाम गतिविधियों को हमें गौर करना होगा। करीब 2.25 साल पहले 3 अक्टूबर 2021 को जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और उसके 2 दिन बाद यानी 5 अक्टूबर को वहाँ दंगे भड़के थे, कर्फ्यू के हालात थे,
तब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, समझने की कोशिश की थी, तब भी हमने आवाज उठाई थी। लगातार हिंदुवादी संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तब हालात कुछ और थे। उस इलाके के मंत्री रहे, विधायक रहे मोहम्मद अकबर की गतिविधियां बेहद संदिग्ध बताई गई। वही आरोप लगा कि वही संरक्षण दे रहे हैं। उनके अलावा छत्तीसगढ़ में और कौन कौन संरक्षण दे रहे हैं, गहराई से इस पर पड़ताल करनी होगी। स्थानीय हिंदुवादी संगठनों की बुलंद आवाज बने। कैलाश शर्मा जो विश्व हिंदू परिषद कवर्धा के अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों का आपको गौर करना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य हिंदुवादी क्या कुछ कह रहे हैं, चंद सेकंड में उनकी बातों पर आप गौर करें। इस तरीके से उनकी हत्या की जा चुकी थी और इतने में ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आप बहुत बोलते हैं आईएसआईएस पैटर्न पर, आप उन्होंने गला काट दिया। कहते हैं आप ऐसा ना बोला करें क्योंकि कोई सरफिरा कहीं किसी दिन कोई आपकी गर्दन ना काट दे। रास्ते में जाते हुए उस लगभग 51-52 वर्ष के एक प्रौढ़ व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को 6 सुअरों ने घेर करके उसे एक अकेले शेर का रात के अंधेरे में वध कर दिया, मार दिया। जैसे सीरिया में, अफगानिस्तान में टीवी में जैसे देखा थे ना, घुटना बल बैठा के गला आधा काट के हत्या करते। केवल कवर्धा नहीं है, एकर संबंध बीरनपुर से जुड़े है, सिंहनगढ़ के घटना से जुड़े है। एकर संबंध शक्ति जिला में भी एक हमार नौजवान एक मजदूर की हत्या, अनुसूचित जाति के मजदूर की हत्या भी करेंगे। साथ ही साथ बाबरी ढांचा के चित्र, ये प्राण प्रतिष्ठा के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम ला सुन के भी ये आतंकी जिहादी मुस्लिमन बौखला गए। अरे बाबरी ढांचा तोड़ के, हमारे बाबरी मस्जिद ला तोड़ के राम मंदिर बनावा थे, ये हम लोग स्वीकार नहीं है। कहीं सब्र करो, समय आया हम ये मंदिर ला तोड़बो, इन सब झल्ला काट के मार के पूरा मियाँ बना लेंगे। अपनी स्क्रीन में आप जिन दरिंदों की तस्वीरें देख रहे हैं, उनके नाम हैं सूफियाना कुरैशी, इदरीस खान, अय्याज खान, महताब खान। इनके अलावा एक नाबालिग युवक भी है जिनकी तस्वीर हम तकनीकी कारणों से दिखा नहीं पा रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात यह है कि आईएसआई के तर्ज पर जिस तरह से साध राम की गर्दन रेत का हत्या की गई, उसकी हड्डी तक काट दी गई, गर्दन एक तरफ लटक गई थी। जिस दरंगी से वाहियाना तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लालपुर कला गांव की सड़क खून से लाल हो गई थी। दरअसल साध राम की हत्या से पहले किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गई थी। दरिंदों का एकमात्र मकसद यह था कि किसी तरह से प्रभु श्री राम का जो मंदिर निर्माण हो रहा है, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, उसके ठीक 2 दिन पहले इलाके में दहशत कायम किया जाए। वो व्यक्ति जिसे वो पकड़ना चाहते थे वो पकड़ में नहीं आया। उसके बाद साध राम यादव जो साइकिल से आ रहा था, सामान्य ग्रामीण था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इलाके में दहशत फैलाने के लिए वाहियाना तरीके से आईएसआई के तर्ज पर गर्दन रेत कर, गर्दन चीर कर उसकी हत्या की गई। इस दरंगी को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से चले गए। 21 जनवरी की सुबह जब ये बात आग की तरह फैली तो जो व्यक्ति पहले हमले में बच गया था उसने एक आरोपी को पहचान लिया। उसके बाद आरोपी पकड़ में आ गए। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है। दरअसल इस बारे में हमने काफी गहराई से पड़ताल की है। जिन दिनों कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, अक्टूबर 2021 के बाद हमने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की। दर्जनों बार हमारा कवर्धा जाना हुआ, गांव-गांव जाकर हमने पड़ताल की। तब हमें जो पुष्ट जानकारी मिली है उस पर आज सबको गौर करना चाहिए कि न केवल धर्मनगरी कवर्धा के आसपास का इलाका बल्कि छत्तीसगढ़ के कई और ऐसे इलाके हैं, जैसे साजा विधानसभा का गाँव बीरनपुर, जहाँ बीते साल 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई थी। इस गांव में एक खान पारा है जहां पर सिर्फ मुस्लिम निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की आबो हवा और संस्कृति से कहीं अलग कुछ अनजान चेहरे लगातार आकर बस रहे हैं। मैं आपको छत्तीसगढ़ का पर्यटन तीर्थ माने जाने वाले चिल्फी के इलाके की एक जानकारी दे रहा हूं। कबीरधाम जिले के कवर्धा, पौड़ी, चिल्फी, तमाम ऐसी जगह जाकर हमने पड़ताल की, गांव-गांव की खाक छानी।
तब हमें कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारी लगातार मिलती रही। लगातार हमारी पड़ताल जारी है। चिल्फी से शीतलापानी रोड पर बैना खोदरा के पास बहरा खार गांव की एक जानकारी मिली है। वो जानकारी बेहद हैरान करने वाली है। यहाँ की डेमोग्राफी एकदम से बदल गई है। यानी जो अल्पसंख्यक कहलाते थे वो बहुसंख्यक हो गए हैं। वो अनजान चेहरे जो छत्तीसगढ़ की भाषा बोली से कहीं अलग, यहाँ की संस्कृति से अलग रहते हैं, न तो यहाँ की संस्कृति को समझते हैं बल्कि अपने साथ चाकू, छुरी और तमाम ऐसे हथियार लेकर आ रहे हैं। उन अनजान चेहरों के बारे में पड़ताल करने की आवश्यकता है। समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पड़ताल के दौरान जब हम ग्राम पौड़ी गए तो वहां के लोग बेबस नजर आ रहे थे। वहां में ऐसे तनावपूर्ण हालात देखने को मिले जहां सरकारी जमीन पर कुछ बाहरी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। लोगों के घरों के सामने सरकारी जमीन पर अपनी दीवार तान दी है। किसी की मृत्यु हो गई थी तो लाश निकालने के लिए स्थानीय जनता को मिन्नतें करनी पड़ी, दीवार तोड़नी पड़ी, तब कहीं जाकर किसी बुजुर्ग की लाश वहां से निकल सकी। ग्राम पौड़ी की ये तस्वीर नहीं है बल्कि अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बेहद तनावपूर्ण हालात हैं जिन्हें हमें गहराई से समझना होगा। यहाँ सभी को गौर करना चाहिए कि 3 अक्टूबर 2021 को धर्मनगरी कवर्धा का 100 साल पुराना मंदिर, माता विंध्यवासिनी का मंदिर जहाँ भगवा ध्वज लगाया गया था, वो कौन सी ताकतें थी जो भगवा ध्वज से नफरत करते हुए उसे उतरवाना चाहती थी। स्थानीय पुलिस भी उनका साथ दे रही थी। तब दुर्गेश देवांगन ने विरोध किया तो उसके बाद छत्तीसगढ़ की आम जनता को पता चला कि हालात किस तरह से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दुर्गेश देवांगन का इस बारे में क्या कहना है उन्हें भी हमें समझना होगा। मैं धमकी देने वालों को यही बोलना चाहूंगा कि आप तैयार है करके हमको बता रहे हैं, हमारी तैयारी भी कोई कमजोर है, ऐसे नहीं है। जब वो लोग जब सड़क में निकल जाएंगे तो उस दिन हम उनकी औकात दिखा देंगे कि हम कितना तैयार हैं। इतना ही बस बोलना चाहूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं है, जानकारी सबको है, खासकर पुलिस को तो है। जिस तरह से बीते कुछ सालों में छत्तीसगढ़ की आबो हवा खराब करने की कोशिश की गई, जिस तरह से बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और उस हत्या के 2 दिनों के भीतर ही जिस तरह से मौत का तांडव रचा गया, 2 मुसलमानों की हत्या की गई। हत्या के बारे में आनन फानन कर जो जांच की रिपोर्ट कथित रूप से दी गई उस पर आपको हैरानी होगी। सोचने वाली बात यह है कि जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई तो 2 दिनों के भीतर वहां हालात कर्फ्यू वाले थे। धारा 144 लगाई गई थी। कहने को तो 144 धारा थी, लेकिन पुलिस की व्यवस्था ऐसी थी कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे तनावपूर्ण हालात में जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया था, ऐसे हालात में शक्तिघाट बीरनपुर के रहने वाले पिता पुत्र रहीम उर्फ मुन्नू और ईदुल की हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाले भी अलग अलग गांव के लोग थे जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। हत्या के दौरान जो पड़ताल हुई तब जानकारी और ज़्यादा हैरान करने वाली सामने निकल कर आई। दोनों ही लाशों को एक तरफ से मारा गया था। चोट के निशान तो थे लेकिन कहीं से भी मॉब लिंचिंग के सबूत नहीं थे। आमतौर पर जब भीड़ हमला करती है तो किसी शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान होते हैं। क्योंकि बीरनपुर से राजनीतिक हालात खराब हो रहे थे, कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले थे। ऐसे में यदि भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद हिंदू जन समुदाय सड़कों पर उतरा था तो ऐसे में यदि अचानक मुसलमानों की हत्या हो जाए तो मामले को मेकअप किया जा सकता है, आक्रोशित हिंदू जन समुदाय को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ मानसिकता क्या काम कर रही थी, इस पर पड़ताल होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हत्या की थी। पुलिस ने अपनी कथित पड़ताल के बाद जिन्हें गिरफ्तार किया उनके नाम और उनके गांवों पर आप गौर करें तो आपको बहुत हैरानी होगी कि आखिर बीरनपुर के पास अलग अलग गांव से ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या करके चुपचाप चले भी जाते हैं। करीब हफ्ता भर बाद पुलिस को अचानक पड़ताल में अलग अलग गांव से ये लोग गिरफ्तार होते हैं जिन्हें फिलहाल कोर्ट ने भी जमानत दे दी है। बीरनपुर में मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ 302 के अलावा अलग से धारा 147, 148, 149,
153 जोड़ दी। गिरफ्तार आरोपियों में टाकेश्वर सिन्हा उम्र 28 साल, ग्राम चिचानमेटा, थाना साजा। दूसरे आरोपी का नाम है दूधनाथ साहू, उम्र 27 साल, ग्राम पेंडवानी, थाना गंडई। तीसरा नाम है मनीष वर्मा, उम्र 23 साल, ग्राम खैरी, थाना साजा। इसी तरह अरुण रजक पिता मनहरन रजक, उम्र 18 साल, ग्राम पेंडवानी, थाना गंडई। भोला निषाद उम्र 23 साल, ग्राम पद्मी, थाना बेमेत्रा। राजकुमार निषाद उम्र 19 साल, ग्राम पद्मी, थाना बेमेत्रा। समारोह नेताम उम्र 43 साल, ग्राम कोरवाय, थाना साजा। पूरन पटेल उम्र 19 साल, ग्राम पद्मी, थाना बेमेत्रा। ये वो आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने आरोपी माना था। इस मामले में भी मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर पिता पुत्र इन मुस्लिम की हत्या किसने की थी, क्या कारण था, क्या मकसद था, क्या ये मामला वाकई में वैसा है जैसे पुलिस उस समय समझाने की कोशिश कर रही थी, या हालात कुछ और हैं। कौन है वो राजनीतिक शख्सियत जिनके इशारे पर पिता पुत्र की हत्या की गई। ये मामला अप्रैल 2023 का था, लेकिन करीब इससे एक साल पहले मई 2022 में कवर्धा से एक मांग उठ रही थी कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो लगातार ऐसा काम कर रही है, उन्हें रोका जाए। वो आतंकी संगठन है। साफ तौर पर यह आरोप कवर्धा विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगाए गए थे। इन आरोपों के समर्थन में मैं आपको नवभारत अखबार की एक कटिंग दिखा रहा हूं, जिस पर यदि समय रहते पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो हो सकता है कि बीरनपुर हत्याकांड नहीं होता और उस वक्त की कांग्रेस सरकार जिस तरह से हिंदूवादियों के आक्रोश से घबरा गई थी, जिस तरह से 10 लाख का मुआवजा देने की कोशिश की गई थी, जिस 10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी को ईश्वर साहू जो भुवनेश्वर साहू के पिता थे उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और हिंदू जन समुदाय ने बल भर कर वोट दिया। वो विजयी हुए, विधायक बने। दरअसल उनकी विधायकी के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। जिस तरह से मोहम्मद अकबर 2018 के चुनाव में करीब 60,000 वोटों से धर्मनगरी कवर्धा से जीते थे, वो करीब 40,000 वोटों से वहां से हार गए और साजा इलाके से कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे भी भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से हार गए। दरअसल ये हिंदूवादियों का संदेश है, आक्रोश है। जब स्थानीय प्रशासन इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़ा नजर आए, जिहादी ताकतों के साथ खड़ा नजर आए, तब जनता इस तरह का संदेश देती है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता के लिए हम लगातार उनकी आवाज बनकर पुरजोर से इस बात को रखते हैं कि कभी भी राजनीतिक माध्यम से देश और समाज के विरुद्ध काम करने वालों का बिल्कुल साथ न दें। राजबोध आपका अपना जनमंच है, अब लगातार इनके साथ बने रहें। वैसे राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जिनके कारण पूरी राजनीति को बुरा बताया जाता है। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ पाते। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।